दोस्तों प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास ऐसा कोई प्रोग्राम हो जिसमें सिंगल व्हाइल लूप या सिंगल फॉर लूप हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाली जाए। तो अब हम थोड़ा सा एडवांस में जाएंगे और डबल फॉर लूप, डबल व्हाइल लूप या फॉर लूप व्हाइल लूप मिक्स टाइप के प्रोग्राम को कैसे एनालाइज करके उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाला जाए ये सीखेंगे। सो यहाँ पर आपको एक प्रोग्राम दिखता होगा जिसमें 2 फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप। अच्छा, मैंने आपको ये बताया था ना कि जब भी हमें फॉर लूप दिया हो तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशनल चेकिंग और अपडेट, इसके लिए कितना टाइम लग रहा है ये हम कैलकुलेट नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उन्हें कैलकुलेट नहीं करना चाहिए, ये हम शॉर्टकट यूज कर रहे हैं क्योंकि उनकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उसकी वजह से फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होती है, तो उसे इग्नोर ही करना चाहिए, जिससे प्रोग्राम को एनालाइज करना आसान हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर हमें ये देखना है कि फॉर लूप के अंदर लिखा गया स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है तो ऑब्वियसली हमें तीनों स्टेटमेंट को एनालाइज तो करना पड़ेगा। ठीक है, सो दोस्तों यहाँ पर हमें बस ये देखना है कि इनर मोस्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, बस इस पे हम फोकस करके इस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। अच्छा, जब भी आपको नेस्टेड फॉर लूप आ जाए ना तो आप अंदर वाला फॉर लूप को पहले एनालाइज करो। तो दोस्तों यहाँ पर जो अंदर वाला फॉर लूप है ये j इक्वल्स टू 1 से लेकर चल रहा है j लेस देन इक्वल्स टू n तक, यानी टोटल ये कितनी बार चलेगा 1 से n, और हर बार एक एक से ये अपडेट हो रहा है तो ये टोटल n बार चलने वाला है। राइट, सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है, अगर मैं सिर्फ अंदर वाला फॉर लूप कंसीडर करूं, बाहर वाला भूल जाइए, तो ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा दोस्तों, n बार एग्जीक्यूट होगा। लेकिन बाहर वाले फॉर लूप की वजह से क्या होगा, ध्यान से देखिएगा कि जब दोस्तों यहां पर i की वैल्यू 1 होगी, मतलब जब i की वैल्यू होगी 1, तब हम फॉर लूप के अंदर आएंगे और ये फॉर लूप j इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक एग्जीक्यूट होगा, यानी ये फॉर लूप n बार चलेगा और यहां पर ये स्टेटमेंट n बार एग्जीक्यूट होगा जब i की वैल्यू 1 होगी। राइट, तो इसलिए ये स्टेटमेंट i इक्वल्स टू 1 के लिए कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, n टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है। इस चीज को मैं फिर से बताना चाहूंगा दोस्तों, बाहर वाला फॉर लूप में i 1 है तो सपोज n की वैल्यू है, सपोज 3 ले लेता हूं, ठीक है, यहां पर भी 3, तो i लेस देन 3 है, यस, हम अंदर एंट्री मारेंगे और देखेंगे j इक्वल्स टू क्या है 1, तो क्या j लेस देन इक्वल्स टू 3 है, यस, तो हम अंदर एंट्री मारेंगे और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम जब वापस लौटेंगे तो j को अपडेट करेंगे और फिर से चेक करेंगे कि क्या j लेस देन इक्वल्स टू 3 है, तो j इनिशियली 1 था, 2 हो जाएगा, यस, फिर से अंदर एंट्री मारेंगे और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा दूसरी बार, और फिर से रिटर्न जाकर j को अपडेट कर देंगे, j 3 हो जाएगा और ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, j लेस देन इक्वल्स टू 3, और अंदर एंट्री मारेंगे और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेंगे, तो अब ये कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, तीसरी बार, और फिर अब जब अपडेट करने जाएंगे j प्लस प्लस करेंगे तो j हो जाएगा 4 और ये स्टेटमेंट हो जाएगी फेल। ठीक है, तो दोस्तों j का जो सक्सेसफुल अपडेट है वो कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n तक, हमारे केस में 1 से लेकर 3 तक, 4 जब हो जाएगा वो तो वो लूप फेल हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों ये स्टेटमेंट सक्सेसफुली कितनी बार चला, 3 बार चला, अगर n की वैल्यू 3 थी और उस समय i कितना है, 1 है। तो दोस्तों जैसे ही अंदर वाला फॉर लूप फेल होगा ना, जैसे ही इनर मोस्ट फॉर लूप हमारा फेल हो जाएगा, यानी ये फॉर लूप फेल हो गया, फिर हम बाहर जाकर i को अपडेट कर देंगे और i की वैल्यू अब हो जाएगी 2। जैसे मैंने बताया n हमने 3 लिया था और ये कंडीशन फिर से चेक करेंगे, क्या i लेस देन इक्वल्स टू 3 है, यस, बिकॉज i की वैल्यू 2 है, तो हम फिर से अंदर एंट्री मारेंगे और j अब फिर 1 से लेकर n तक चलेगा, यानी दोस्तों i की वैल्यू पहले 1 होगी, फिर i की वैल्यू 2 होगी, उसके लिए भी j 1 से लेकर n तक चलेगा और इसलिए ये स्टेटमेंट फिर से n बार एग्जीक्यूट होगा। मतलब हर एक i की वैल्यू के लिए j 1 से n टाइम चल रहा है और a इक्वल्स टू b प्लस c ये n बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो i इक्वल्स टू 1 के लिए ये जो स्टेटमेंट है, जिसे मैं कह देता हूं स्टेटमेंट नंबर s, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर s कितनी बार चला, n बार चला। मान लीजिए एक बार चलने के लिए t1 टाइम लग रहा है, तो n बार चलने के लिए कितना टाइम लगेगा, nt1। ओके, वैसे दोस्तों जब i की वैल्यू 2 होगी तो ये अंदर वाला फॉर लूप फिर से n बार चलेगा, तो इसलिए इसके लिए फिर से कितना टाइम लगेगा अंदर वाला स्टेटमेंट को, n इंटू t1, राइट, क्योंकि मैंने बताया एक बार के लिए t1 टाइम लग रहा है तो n बार के लिए nt1। वैसे दोस्तों i की वैल्यू हो जाएगी फिर 3 और फिर से अंदर वाला जो लूप है वो j इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक सक्सेसफुली चलेगा और s स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, n इंटू t1। और ऐसे करते करते दोस्तों जब i की वैल्यू हो जाएगी n, मतलब आखिरी जो इटरेशन होगा, फिर से j 1 से लेकर n तक सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेट होगा और फिर उसके बाद अगेन ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगा, n बार एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि टोटल जो अपना है s स्टेट वाला स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट, ये टोटल कितना इसने टाइम लिया, तो आपको हर एक टाइम को सम कर देना है, मतलब यहाँ पर nt1 ये सबको लेकर जोड़ देना है और अगर मैं सबको सम करूं तो nt1 दोस्तों कितनी बार ऐड होगा, nt1 ऐड होगा जितनी बार i है,
तो आई कितनी बार अपडेट हुआ, n टाइम्स है ना, आई टोटल कितना है n, तो इसलिए दोस्तों n t1 कितनी बार ऐड कर रहे हैं हम n टाइम्स, यानी n t1 इंटू n विच इज इक्वल टू n स्क्वायर t1, राइट। हेंस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू, अब डोमिनेटिंग टर्म दोस्तों क्या हो गया n स्क्वायर, तो इसलिए यहां पर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आई होप आपको ये पूरी तरह से क्लियर है। हमें बस ये पता करना है कि ये स्टेटमेंट टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, जिसके लिए मैंने देखा कि ये अंदर वाला फॉर लूप अगर इंडिपेंडेंट होता था, मतलब अगर बाहर वाला फॉर लूप नहीं होता था तो अंदर वाला फॉर लूप n बार चलता था, यानी ये स्टेटमेंट n बार एग्जीक्यूट होता था। लेकिन बाहर वाले फॉर लूप की वजह से हर एक i की वैल्यू के लिए अंदर वाले को n बार चलना होगा। तो दोस्तों i की वैल्यू जब 1 होगी तब अंदर वाला स्टेटमेंट n टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, जब 2 होगी तो फिर से n टाइम्स होगा। ऐसे करते करते टोटल ये कितना टाइम लेगा, एक बार अगर n बार एग्जीक्यूट होता है तो n t1 टाइम लेता है, लेकिन ऐसा n t1 वो कितनी बार ले रहा है, जितनी बार i अपडेट हो रहा है, यानी n टाइम्स, इसलिए टोटल टाइम कितना हो गया n स्क्वायर t1। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है जो मैंने बताया आपको। अब दोस्तों कुछ और एग्जांपल के जरिए से समझाना चाहूंगा डबल फॉर लूप की वर्किंग। सो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें व्हाइल एंड फॉर लूप दोनों कंबाइंड है। अच्छा, अगर आपको याद हो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था इतने पार्ट को, ये पार्ट दिख रहा है, तो दोस्तों ये व्हाइल लूप कितनी बार चलने वाला है, n बार चलने वाला है, तो ये अपडेट कितनी बार होगा, n बार होगा, राइट। तो इसलिए अगर हम इतने प्रोग्राम सेगमेंट को देखें ये व्हाइल लूप को, तो इसमें k प्लस प्लस ये n बार होगा, और एक बार अपडेट होने के लिए मान लीजिए t1 टाइम लग रहा है, तो n बार के लिए टाइम कितना लगेगा, n t1। सो इस स्टेटमेंट को मैं कह देता हूं s1, तो s1 स्टेटमेंट जो है हमारा टाइम लेगा n टाइम्स t1। आई होप आपको ये क्लियर है। दोस्तों इसके बाद फिर से दो नेस्टेड फॉर लूप है और इसमें i लेस देन इक्वल्स टू n है, j लेस देन इक्वल्स टू n है। अभी जो देखा था वही जस्ट है और वही स्टेटमेंट है, और आपको मालूम है ये स्टेटमेंट कितना टाइम ले रहा था, n स्क्वायर t1, ठीक है। तो यहां पर मैं t1 को t2 ले लेता हूं, कुछ और टाइम ले लेता हूं, बिकॉज t1 सिंबल में यूज कर चुका हूं पहले। तो a इक्वल्स टू b प्लस c टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, n स्क्वायर t2। दोस्तों यहां पर जो n स्क्वायर t2 है, ये जो स्टेटमेंट है इसे मैं s2 कह देता हूं। तो s2 जो अपना है इसे मैं नीचे लिखता हूं, एक काम करता हूं, s2 विल टेक n स्क्वायर t2 टाइम। आई होप आपको ये क्लियर है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोग्राम कितना टाइम लेगा, ये दोनों का सम, इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू व्हाट, n t1 प्लस n स्क्वायर t2। ओके, तो इसमें डोमिनेटिंग टर्म क्या है, डोमिनेटिंग टर्म दोस्तों n स्क्वायर है, इसलिए इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर है। सो बहुत ही आसान है किसी भी प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को निकालना, अगर वो इटरेटिव प्रोग्राम हो। आपको बस ये चेक करना है कि अंदर वाले स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों व्हाइल लूप अलग से था और दो फॉर लूप अलग से थे, तो आपको इंडिविजुअली हर एक लूप का टाइम निकालना होगा, फिर उसको ऐड करना होगा, फिर उसमें से जो डोमिनेटिंग होगा उसे बस देखना है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार इसको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये डोमिनेटिंग है ही नहीं, इसके लिए तो ऑर्डर ऑफ n लग रहा है, डोमिनेटिंग ये वाला है, तो इसलिए ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो आइए एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखाता हूं मैं। सो सी दिस वन। दोस्तों इस वाले एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर दो फॉर लूप है, लेकिन फॉर लूप की खास बात यह है कि अंदर वाला फॉर लूप j इक्वल्स टू 1 से लेकर n/2 टाइम चल रहा है, राइट। तो जैसा हमने पहले एनालाइज किया था वैसे ही करेंगे। देखिए तो यहाँ पर मैंने एक टेबुलर फॉर्म बनाया है, और एग्जाम में भी आपको ऐसे ही करना है जब भी आपको नेस्टेड फॉर लूप आए। तो सबसे पहले दोस्तों जब i की वैल्यू 1 होगी, i की वैल्यू 1 होगी, और अगर हम अंदर एंट्री मारे तो जो j है वो कितनी बार चलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे j 1 से लेकर n/2 तक जा रहा है, राइट, और j हमेशा 1 से अपडेट हो रहा है। तो j 1 से लेकर n/2 तक सक्सेसफुली, मतलब अगर मैं कहूं सक्सेसफुल फॉर लूप कब तक चल रहा है, तो जब तक j 1 से लेकर n/2 तक है, राइट। और जब j 1 से लेकर n/2 तक है तब तक ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। तो ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, 1 से लेकर n/2, टोटल काउंट कितना है, n/2, यानी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा n/2 टाइम्स। मान लिया दोस्तों एक बार एग्जीक्यूशन के लिए टाइम लग रहा है t1, तो इसलिए n/2 एग्जीक्यूशन के लिए टाइम कितना लगेगा, n/2 इंटू t1। सेम वैसा ही जैसे हमने पहले देखा था, बस पहले वाले में क्या था कि n था, अब n/2 है, तो इसलिए अब ये स्टेटमेंट i इक्वल्स टू 1 के लिए n/2 टाइम्स रन होगा। और वैसे दोस्तों जब i इक्वल्स टू 2 होगा, फिर से j 1 से लेकर कहां तक वेरी करेगा, फिर से j वेरी करेगा 1 से लेकर n/2 तक, ठीक है, जिसके लिए लूप सक्सेसफुली चलेगा। तो अंदर दो वाला जो स्टेटमेंट दोस्तों फिर से कितना टाइम लेगा, n/2 टाइम्स रन हो रहा है, तो n/2 इंटू t1। और ऐसे करते करते i की वैल्यू जब n हो जाएगी तो फिर से हम अंदर एंट्री मारेंगे, और j इक्वल्स टू 1 से लेकर कितनी बार चलेगा ये लूप, n/2 टाइम्स, ठीक है, और इसलिए फिर से टाइम लगेगा n/2 t1। दोस्तों ये जो हम टाइम लिख रहे हैं किसका लिख रहे हैं, इस स्टेटमेंट का, जिसे मैं स्टेटमेंट s1 कह देता हूं।
अब S1 जो स्टेटमेंट है ये टोटल कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, इसके लिए आपको क्या करना है, सारे को सम कर देना है, राइट। तो n/2 t1 n/2 t1 ऐसा कितनी बार सम होगा, जितनी बार i अपडेट हुआ। तो i दोस्तों कितनी बार अपडेट हुआ, i अपडेट हुआ n टाइम्स, राइट। तो इसलिए टोटल टाइम जो होगा t ऑफ n इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दिस टाइम्स विच इज n/2 t1 इंटू n, ठीक है। n/2 t1 कितनी बार सम हो रहा है, n टाइम्स। तो यहां पर आप देखेंगे हमें मिलेगा n स्क्वायर बाई 2 t1, जिसे मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर इंटू t1/2। अच्छा t1/2 तो ये कांस्टेंट है, डोमिनेटिंग फैक्टर क्या है n स्क्वायर, तो स्टिल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा दोस्तों, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। ओके, सो इस n का n/2 होने से कोई डिफरेंस नहीं आया। इसके पहले एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर n देखा था, उसे अगर हम n/2 कर दे तो भी कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन अगर इसी प्रोग्राम को हम चेंज करके कुछ इस तरह लिख दे जिसमें आप देखेंगे n की जगह n/k आ गया है, तब क्या होता है इसे भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर यहाँ पर हम फिर से वही वाला एनालिसिस करें जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि i इक्वल्स टू 1 के लिए अंदर वाला फॉर लूप कितनी बार चलेगा, j इक्वल्स टू 1 से लेकर n/k टाइम्स, राइट। तो फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा n/k टाइम्स, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है जिसे मैं S1 कहता हूं वो भी एग्जीक्यूट होगा n/k टाइम्स एक पूरे इटरेशन में, ठीक है। और हर एक के लिए t1 टाइम लग रहा है, मतलब एक बार अपडेट के लिए सपोज t1 टाइम लग रहा है, तो n/k अपडेट्स के लिए कितना टाइम लगेगा, n/k इंटू t1, जैसा भी किया था सेम टू सेम वैसा ही। फिर दोस्तों i की वैल्यू जब हो जाएगी 2, मतलब ये फॉर लूप में i की वैल्यू जब 2 होगी, फिर से हम अंदर एंट्री मारेंगे तो ये फॉर लूप फिर से चलेगा j इक्वल्स टू 1 से लेकर n/k टाइम्स, राइट। और फिर से यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, n/k इंटू t1। आई होप आप इस चीज को समझ रहे हैं, बहुत ही ईजी है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। और वैसे करते करते जब i की वैल्यू हो जाएगी n, तो j का फिर से भाई 1 से लेकर कहां तक चलेगा, n/k तक, और फिर से यहां पर ये n/k है, और फिर से ये जो a इक्वल्स टू b प्लस c है, ये टाइम कितना लेगा, n/k इंटू t1। तो दोस्तों स्टेटमेंट S1 ने टोटल टाइम कितना लिया, आपको ये सब सम कर देना है। सो देयरफॉर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज इक्वल टू n/k t1, कितनी बार सम होगा, n बार, तो टोटल कितना होगा n/k t1 इंटू n। तो दोस्तों यहां पर आप थोड़ा सा नोट कीजिएगा, हमें मिलेगा n स्क्वायर k इंटू t1। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों होगी, आप बोलोगे सर k तो कांस्टेंट है ना, तो अभी क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं गया है ना। अगर k का वैल्यू दोस्तों n हो जाता था, अगर k का वैल्यू n हो जाए तो ये n और n कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बचेगी, ऑर्डर ऑफ n। लेकिन अगर k कोई कांस्टेंट हो, जैसे 20 30 ऐसा कुछ हो, तब दोस्तों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होगी, तब हम k1 को कांस्टेंट ले सकते हैं। लेकिन k अगर दिया नहीं है तो हमें लिखना होगा कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बाय k, मतलब हमें सिर्फ t1 को कांस्टेंट अज्यूम करना है, k को नहीं। अच्छा सपोज यहाँ पर k कांस्टेंट होता था, k सपोज है 20 30, तो दोस्तों आप बोलोगे सर k का वैल्यू सपोज 20 है तो n भी तो 20 हो सकता है ना, नहीं, मैंने आपको ये चीज पहले ही बताई थी कि n जो है हम बहुत बड़ा वैल्यू लेकर एनालाइज करते हैं। और दोस्तों n एक वेरिएबल है, इट कैन टेक मेनी पॉसिबल वैल्यूज, और हमेशा हम n बहुत बड़े वैल्यू के लिए एनालाइज करते हैं। तो अगर k कोई कांस्टेंट है 20, तो n स्क्वायर बाय 20 कितना आंसर आएगा, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर है। लेकिन दोस्तों अगर k की वैल्यू हो जाए n, मैं कह दूं k इज इक्वल टू n, k कांस्टेंट नहीं था, k कोई वेरिएबल है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया नहीं गया कि k क्या है। तो अगर k वेरिएबल होता था दोस्तों, अगर k सपोज n होता था तो n कैंसिल हो जाता था, कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो जाती थी। इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको क्या यहाँ पर टिक करना होगा आंसर, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर बाय k इफ k इज नॉट कांस्टेंट। ओके, इफ k इज कांस्टेंट देन आंसर इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो यहाँ पर आई थिंक आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया कि इस तरह अगर हमारे पास कोई भी अगर फॉर लूप नेस्टेड हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालनी है। अच्छा इस वाले एग्जाम्पल को देखिएगा जो मैं आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूं, जिसमें आप देखेंगे 2 फॉर लूप दिया हुआ है। अंदर वाला फॉर लूप दोस्तों j इक्वल टू 1 से लेकर 80 तक चल रहा है, और बाहर वाला 1 से लेकर n तक। तो वर्किंग मालूम है ना फॉर लूप की, बाहर वाला जब i इक्वल्स टू 1 होगा तो हम अंदर वाला फॉर लूप j इक्वल्स टू 1 से लेकर कितनी बार चलेगा, 80 टाइम्स चलेगा, ठीक है। और ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, ऑब्वियसली 80 टाइम्स, जितना अंदर वाला फॉर लूप चलेगा। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट 80 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ। मान लिया एक एग्जीक्यूशन के लिए t1 टाइम लग रहा है, तो 80 के लिए कितना लगेगा, 80 इंटू t1, ठीक है। तो इसे मैं कहता हूं स्टेटमेंट नंबर 1। फिर दोस्तों वैसे ही जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर से अंदर वाला स्टेटमेंट जो अंदर वाला फॉर लूप है वो चलेगा j इक्वल्स टू 1 से लेकर 80 तक, राइट। और फिर से ये स्टेटमेंट 80 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा और टोटल टाइम लेगा 80 इंटू t1। ऐसे करते करते जब i इक्वल्स टू n होगा, सेम वही चीज, j इक्वल्स टू 1 से लेकर 80 तक, और टोटल टाइम लगेगा 80 t1। तो चलो ये सारे टाइम को सम कर देते हैं तो हमें टोटल टाइम मिल जाएगा। सो दोस्तों 80 t1 ये कितनी बार सम होगा, ये सम होगा n टाइम्स, है ना।
तो 80 T1 इंटू एन, तो यहां पर आप देखेंगे कि पूरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है, एन, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन। तो दोस्तों अगर अंदर वाला फॉर लूप कांस्टेंट हो जाए ना, इसके पहले वाले एग्जांपल में यहाँ पर 80 की जगह n था, या n/2 n/4, n के टर्म हो तो n के टर्म में हो तो अलग बात है, लेकिन अगर n के टर्म में ना हुआ, ऐसा कुछ 80 20 हुआ, तो दोस्तों इस फॉर लूप का कोई भी कंट्रीब्यूशन अपने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं रहेगा, फिर यही डोमिनेट कर लेगा। मतलब ये फॉर लूप कितनी बार चल रहा है बाहर वाला, टोटल n टाइम्स, तो कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी है, टोटल ऑर्डर ऑफ n। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे भी थोड़े से और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल आपके सामने लेकर आऊंगा, और फिर हम देखेंगे कि कैसे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाली जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।